हाय एवरीवन। तो आज मैराथन का हम 5 देखेंगे। ठीक है, मैराथन 5, एक मिनट, मैराथन 5 देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 4 मैराथन हमारी टीजीटी पे हो चुकी है, यूपी टीजीटी के लिए। आज मैराथन 5 होगा, तो इसमें भी हम 100 फैक्ट्स लेके आए हैं और 100 फैक्ट्स करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये एक रिवीजन सीरीज है, फैक्ट थ्रू है, मतलब फैक्ट के थ्रू हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। एक बार जब ये फैक्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर इसके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, तो 4 यहाँ पे 410 तक हो गया था। 410 फैक्ट हमने अभी तक कर लिए हैं। ठीक है, आज हम 411 से देखेंगे। और पिछली वीडियो जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहा है वो इसके जो 4 पार्ट मैंने अभी तक दिए हैं यूट्यूब पे, वो जाके ज़रूर चेकआउट करेंगे। देन ये 5th पार्ट है आज। और मेरे चैनल पे जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलटी की क्लासेस, टीजीटी, पीजीटी सभी की क्लासेस मिलती हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज की क्लास का फर्स्ट फैक्ट है, इन कोरियोलेनस व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द ट्यूट्यूलर कैरेक्टर्स फ्रॉमिडेबल मदर। तो कोरियोलेनस में जो फ्रॉमिडेबल माँ का पूरा नाम क्या है, मतलब जो कैरेक्टर है, टाइटल कैरेक्टर का जो फ्रॉमिडेबल माँ का पूरा नाम क्या है, मतलब जो टाइटल कैरेक्टर है, जैसे ये टाइटल कैरेक्टर है कोरियोलेनस, इसकी मदर का नाम क्या है पूछ रहा है। तो वुलमनिया, ये याद रखना क्या नाम है, वुलमनिया नाम है। कोरियोलेनस किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ये एक ट्रेजेडी है और इस ट्रेजेडी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है या मेन कैरेक्टर है वो क्या नाम है उनका नाम गैश, इसका पूरा नाम क्या है, गैश मार्सियस कोरियोलेनस है। ठीक है, टाइटल कैरेक्टर है, मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। तो नाम क्या है, गैस मार्सियस कोरियोलेनस, जो कि एक महान लेकिन बहुत ही प्राइडी रोमन जनरल है। ठीक है, इसकी माँ का नाम वुलमनिया होता है, बहुत ही मजबूत और महत्वाकांक्षी महिला है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स वेयर बोथ सोम्स एंड हिज फादर जेम्स आर पार्टनर्स। तो फोरसाइट सागा की बात हो रही है इसमें कि उन वकीलों की फर्म का क्या नाम है जिसमें सोम्स और उसके पिता जेम्स दोनों ही पार्टनर थे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जॉन गॉल्सवर्दी के जो फर्स्ट ट्रायलॉजी है दी फोरसाइट सागा की है। ये कहानी अपर मिडिल क्लास के फोरसाइट परिवार की कई पीढ़ियों के बारे में है। ठीक है, तो सोम्स जो फोरसाइट कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर्स में से एक है, जो सोम्स फोरसाइट है, जो प्रॉपर्टी और परंपरा को काफ़ी महत्व देता है। सोम्स फोरसाइट और उसके पिता जेम्स फोरसाइट बस्टर्ड एंड फोरसाइट नामक एक कानूनी फर्म में ये लोग क्या थे, पार्टनर थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फोरसाइट, बस्टर्ड एंड फोरसाइट में ये लोग क्या थे, पार्टनर थे। नेक्स्ट पे आएंगे। इन पैराडाइज लॉस्ट विच फॉलन एंजल एडवोकेट्स फॉर अ सबटलर मोर इंडिशियस रिवेंज ऑन गॉड थ्रू करप्शन रादर दैन डायरेक्ट वॉरफेयर। तो पैराडाइज लॉस्ट में कौन सा वो फॉलन एंजल है जो ईश्वर से यानी कि गॉड से सीधे युद्ध के बजाय भ्रष्टाचार के माध्यम से, ठीक है, एक कपटी करता है, उनके साथ छल कपट करता है, बदला लेने की वकालत करता है, तो बेलियल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बेलियल ही है। जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में अगर हम बात करें तो हेवन से निकाले जाने के बाद शैटन और उसके जो फॉलन एंजल है उनको नर्क में फेंक दिया जाता है। वे बहस करते हैं कि गॉड से बदला कैसे लिया जाए, जबकि मोलोच जो होता है ना, मोलोच जो होता है वो सीधे युद्ध की बात करता है कि चलो फिर से युद्ध किया जाए। बेलियल एक बहुत ही चालाक और कपटी तरीका सुझाता है, मतलब वो सलाह देता है, यही बेलियल ये तर्क देता है कि ईश्वर की जो सबसे प्रिय रचना है, यानी कि ईश्वर ने किसको बनाया है, एडम एंड ईव को, मनुष्य को बनाया है, चलो उनको भ्रष्ट करके बदला लेना चाहिए। तो ये सीधे टकराव के बजाय धोखे या चालाकी का रास्ता अपनाता है। इन द नेक्स्ट वन पे आएंगे। In the prelude, Wordsworth describe a spot of time where what does he mean by his phrase? Prelude में क्या करते हैं, वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड बुक 12 में एक फ्रेज का नाम यूज, मतलब एक फ्रेज के बारे में बताते हैं। उस फ्रेज का नाम क्या है, स्पॉट ऑफ द टाइम, स्पॉट ऑफ टाइम। इस फ्रेज का ये वर्णन करते हैं इस प्रील्यूड बुक 12 में। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है,
A significant formative memory that retains its emotional power। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है द प्रिल्यूड में स्पॉट ऑफ टाइम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि बचपन की कोई स्पेशल मेमोरी या कोई स्पेशल अनुभव जो इतना शक्तिशाली होता है कि वो कैरेक्टर के, वो पर्सन के चरित्र को और कल्पना को आकार देता है। ठीक है, ये यादें जीवन भर अपनी इमोशनल शक्ति बनाए रखती है और पोएट के लिए एक प्रेरणा और कंसोल का सोर्स बनती है। ठीक है, याद होती है, मेमोरी होता है। विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज फीचर्स द कैरेक्टर्स रोजनक्रैंच एंड गिल्डेस्टन मोस्ट प्रोमिनेंटली। तो ये दोनों कैरेक्टर कहाँ पे हमें मिलते हैं? ये दोनों ही कैरेक्टर हैमलेट में मिलते हैं। ठीक है, रोजनक्रैंच एंड गिल्डेस्टन ये हैमलेट के ही कैरेक्टर हैं। ये हैमलेट के बचपन के दोस्त हैं जिन्हें राजा क्लॉडियस हैमलेट अजीब व्यवहार करता है ना, उसका कारण जानने के लिए इन्हें बुलाया जाता है। तो ये कहानी में छोटे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। ठीक है, रोजनक्रैंच एंड गिल्डेस्टन आर डेड एक वर्क भी है टॉम स्टुपार्ड का। इन द फोर्थ साइड सागा व्हाट स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लावर इज ओल्ड जॉलियन particularly fond of symbolizing his aesthetic sensibility। फोर्थ साइड सागा में ओल्ड जॉलियन को स्पेशली किस प्रकार का फूल पसंद है जो उनकी एस्थेटिक सेंसिबिलिटी का सिंबल है? तो लिली ऑफ द वैली, लिलीज ऑफ द वैली, ये याद रखना है। ठीक है, ओल्ड जॉलियन फोर्साइट जो हैं, ओल्ड जॉलियन फोर्साइट। ठीक है, ओल्ड जॉलियन फोर्साइट इनका पूरा नाम है और ये सोम्स के चाचा हैं। परिवार के उन मेंबर में से हैं जो काफ़ी सुंदर, ठीक है, जो काफ़ी सुंदरता और भावनाओं को क्या भौतिक संपत्ति से अधिक महत्व देते हैं। ये मतलब ये जो प्रॉपर्टी वगैरह है ना, ये इसको महत्व नहीं देते। ओल्ड जॉलियन फोर्साइट है, ये सोम्स फोर्साइट के चाचा हैं। सोम्स जहाँ पे प्रॉपर्टी, अपने जो भौतिक चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी हो गई, इसको ज़्यादा महत्व देता है, इंसानों को नहीं। वहीं पे ये जस्ट विपरीत हो, ओल्ड जॉलियन ये सुंदरता को ज़्यादा महत्व देते हैं, भावनाओं को महत्व देते हैं, इमोशनल को महत्व देते हैं, ना कि भौतिक संपत्ति वगैरह को। तो लिली ऑफ द वैली के प्रति इनका प्रेम ना इनकी कलात्मक और, ठीक है, सेंसिबिलिटी नेचर की सिंबल है। ठीक है, जो इनके मैंने भी बताया नीस थे यानी कि भतीजे सोम्स के। सोम्स जो था ना वो बहुत ही मतलब भौतिकवादी था, उसको ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें पसंद थी, यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, इनको नहीं था। व्हाट इज़ द फुल टाइटल ऑफ मिल्टन डिवोर्स ट्रैक दैट आर्ग्यूड फॉर द लेजिटिमेसी ऑफ डिवोर्स आर ग्राउंड्स इनकम्पैटिबिलिटी। तो डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, मिल्टन ने तलाक पर लिखे गए, मतलब तलाक पर इन्होंने लिखा था द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। तो जॉन मिल्टन ने अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर तलाक के विषय पर बहुत सारे लेख लिखे थे, जैसे कि डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स में ये इनका सबसे फेमस राइटिंग है। इसमें इन्होंने क्रांतिकारी एक रिवोल्यूशनरी थॉट बताया है। ठीक है, और अडल्टरी ही तलाक का आधार नहीं माना जाना चाहिए, मतलब सिर्फ क्रांतिकारी विचार ही नहीं या केवल व्यभिचार जिसको बोलते हैं वही तलाक का आधार नहीं होना चाहिए, बल्कि मानसिक और भावनात्मक इनकम्पैटिबिलिटी भी एक कारण होती है तलाक का। मतलब आपस में इनकम्पैटिबिलिटी नहीं मिलती चीज़ों को, टेम्पेरामेंट नहीं मिलता, तो वो भी तलाक का एक रीज़न बन सकता है। ठीक है, व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ द प्रील्यूड? तो ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, इसका सब टाइटल क्या है? ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है, तो इसका क्या था? ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, प्रील्यूड का। प्रील्यूड के बारे में आप क्या जानते हो ये ज़रूर बताइएगा। प्रील्यूड के बारे में लास्ट वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने बताया था, मुझे जहाँ तक नाम याद है, अगर मैं नाम लूँ तो कुमकुम ने बताया था। जो नाम याद आएगा तो मैं बताऊँगी। दिनकर जी ने बताया था, ठीक है, और किसी ने बताया था, राज यादव ने बताया था। ठीक है, राज यादव जी ने बताया था, और नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये 3-4 नेम थे जो याद आ रहे थे। ठीक है, तो कुमकुम है और दीपक दिनकर, राज यादव, और एक नाम नहीं याद आ रहा, कल्पना। इन चारों ने बताया था जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जैसे मैंने किस पे पूछा था? प्रील्यूड, उस पे लिरिकल बैलेट्स पे पूछा था, PEN का फुल फॉर्म पूछा था। तो इन सभी ने बताया था जो भी इनको पता था।
ठीक है, वेल डन सभी के लिए जिन्होंने बताया। ठीक है, तो इसी तरह ये प्रील्यूड के बारे में आप क्या जानते हो? बताने को तो मैं भी बता सकती हूँ, रिवीज़न मैं भी दे सकती हूँ क्योंकि मैं रिवीज़न ही करा रही हूँ, लेकिन आप कितना जानते हो ये आप बताओगे कि आपको कितना याद है। कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा। जब आप टाइप करोगे ना तो सोच सोच के टाइप करोगे, तो वहाँ पे आप अपनी मेमोरी पे थोड़ा सा जोर लगाओगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रील्यूड के बारे में आप क्या जानते हो, कितना जानते हो, सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो जब इसकी पार्ट 6 आएगा ना तो मैं जो बच्चे बताए रहेंगे उनका मैं नाम लूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 6 में। ठीक है, मैंने कहा था ना मैं नाम लूँगी कि हाँ इन बच्चों ने बताया और इन चारों बच्चों ने बताया है। कुमकुम है, दीपक दिनकर हैं, राज यादव है, कल्पना है, इनका नाम भी मैंने याद कर लिया है। तो इसी तरह आप ना जो भी मैं पूछूं वो अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मल कंटेंट एंड सिनिकल रेलर इन ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा? ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा में एक सिनिकल क्रिटिक का नाम क्या है जो कि सिनिकल है यानी कि निंदक है? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे थर्ड साइड्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड साइड्स जो है ये शेक्सपियर के प्ले ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा में एक ना कॉमन ग्रीक सैनिक है। ये अपनी कड़वी और सिनिकल कमेंट्स के लिए जाना जाता है। ये लगातार वॉर, लव या हीरो का मजाक उड़ाता है और कहानी में जो मौजूद जो पाखंड हो रहा है, मूर्खता, उसको रिवील करता है। विच कैरेक्टर इन मॉडर्न कॉमेडी एम्बॉडीज द रेकलेस अमोरल स्पिरिट ऑफ द जैज एज एंड हैज़ अ फेयर विद फ्लेयर, ये याद रखना है। मॉडर्न कॉमेडी में वो कौन सा कैरेक्टर है जो जैज एज की लापरवाह इमोरल इमोशन का सिंबल है और जिसका फ्लेयर के साथ अफेयर होता है? तो विल्फ्रेड डेजर्ट नाम इनका रहता है। ठीक है, विल्फ्रेड डेजर्ट। तो मॉडर्न कॉमेडी ये फोर्थ साइड सागा की अगली कड़ी है और इसमें विल्फ्रेड डेजर्ट एक पोएट और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अनुभवी सैनिक भी हैं। ये 1920 के दशक जब जैज एज आया था, है ना, 1920 के दशक जैज एज की डिसइल्यूजनमेंट और बेचैन पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका सोम्स फोर्थ साइड की बेटी फ्लेयर के साथ एक इमोशनल रिलेशन होता है जो कहानी के मुख्य कॉन्फ्लिक्ट में से एक है। इन लिसिडस हु इज़ रेफर्ड टू एज द पायलट ऑफ द गैलिलियन लेक। तो लिसिडस में गैलिलियन लेक के पायलट के रूप में किसे रेफ़र किया है? इन्होंने बताया है पायलट ऑफ गैलिलियन लेक। तो किसे रेफ़र किया है? सेंट पीटर को। लिसिडस में आता है ये। ठीक है, लिसिडस जो है जॉन मिल्टन द्वारा इनके दोस्त एडवर्ड किंग की डूबने से हुई डेथ पर लिखी गई एक एलेजी है, पेस्टोरल एलेजी है। ठीक है, पोएम में क्या दिखाते हैं कि मिल्टन अलग अलग जो पौराणिक है या फिर क्रिश्चियन आकृतियों को क्या करते हैं, फिगर को क्या करते हैं, इन्वोक करते हैं। गैलिलियन लेक के पायलट सेंट पीटर को भी रेफ़र करते हैं। इन्होंने पायलट ऑफ गैलिलियन लेक कहा, किसे बुलाया है? सेंट पीटर को इन्वोक किया है। ठीक है, सेंट पीटर कौन थे? जिन्हें ईसाई परंपरा का चर्च का संस्थापक माना जाता था। वह पोयम में भ्रष्ट पादरियों को निंदा करने के लिए प्रकट करते हैं। ठीक है, इन द लिरिकल बैलेड्स पोयम द थॉर्न टेल्स स्टोरी थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ होम। तो 422 में क्या बताते हैं कि लिरिकल बैलेड्स में ये पोयम है, दी थॉर्न है। दी थॉर्न अपनी कहानी किसके दृष्टिकोण से बताती है? तो अ रिटायर्ड सी कैप्टन, गॉसिपी नरेटर वर्ड्सवर्थ का ही है। तो ये एक ना रिटायर्ड समुद्री कप्तान है। वर्ड्सवर्थ की पोएम द थॉर्न क्या है, याद रखना, ये द थॉर्न ना लिरिकल बैलेड्स में आती है, जिस तरह आपकी ये क्या बोलते हैं टिंटन एबे आती है, तो द थॉर्न भी आती है। ठीक है, लिरिकल बैलेड्स में ही आती है। ये इसमें जो कहानी है ना, एक महिला है जो छोड़ी गई महिला है, मार्था रे करके, और उसके बच्चे की एक ट्रेजिक कहानी बताती है। ठीक है, ये कहानी सीधे तौर पर नहीं है बल्कि एक समुद्री कप्तान एक रिटायर्ड सी कैप्टन होता है, उसके थ्रू बताई जाती है, जो एक अंधविश्वासी और बातूनिक नरेटर होता है। और ये जो कहानी है, ये कहानी डिवाइस है, कहानी में रहस्य को दिखाती है। इन मेजर फॉर मेजर व्हाट डार्क कॉर्नर डज ड्यूक विसेंशियो क्लेम टू हैव ऑब्जर्व्ड हिज सिटी फ्रॉम वाइल्ड डिस्गाइज्ड। तो मेजर फॉर मेजर में ड्यूक विसेंशियो किस डार्क कॉर्नर से अपने शहर का निरीक्षण करने का दावा करता है?
क्योंकि वो सोचता है कि मैं क्या करूँगा, थोड़े टाइम के लिए अपने राजपाट को उसको दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद जाके भेस बदल कर क्या करूँगा, अपने ही शहर को मैं निगरानी करूँगा, क्या चल रहा है मेरे शहर में या मेरे दरबार में। तो वो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि मेजर फॉर मेजर में जो ड्यूक वेसेंसियो हो वो किस डार्क कॉर्नर से अपने शहर को निरीक्षण करने का दावा करता है। तो अ ट्रू वन रेफरिंग टू हिज डिस्गाइज एंड कवर्ड ऑब्जर्वेशन। तो इस प्ले में क्या दिखाता है, वियना का जो ड्यूक है वेसेंसियो, ये वियना का ड्यूक है वेसेंसियो, शहर के नैतिक पतन को देखने के लिए कि मेरे शहर में क्या चल रहा है क्या नहीं, एक पादरी का भेष बदल लेता है, डिस्गाइज कर लेता है, छिप जाता है। जब एक अन्य कैरेक्टर से मतलब जब एक दूसरे कैरेक्टर उनसे पूछता है कि उन्होंने किस डार्क कॉर्नर से ये सब देखा, तो ड्यूक जवाब देता है कि अ ट्रू वन, यानी कि एक सच्चा कोना। तो इसका दो मीनिंग है, ठीक है। एक पहला कि उन्होंने सचमुच छिपकर सब कुछ देखा, दूसरा कि उनका जो अवलोकन था यानी कि देखने का जो तरीका था और निर्णय सच्चा था, उनका जो देखने का तरीका था, जो डिसीजन था वो सच्चा था और निष्पक्ष था। ये दो मतलब हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कैंडलस मेमोयर रिटन बाय सोमस कजिन स्वीडन फोर्साइट इन एंड ऑफ द चैप्टर। अगर बात करें एंड ऑफ द चैप्टर की, तो सोम्स के चचेरे भाई कौन है, स्वीडन फोर्साइट है, सोम्स का चचेरा भाई है। एंड ऑफ द चैप्टर में लिखे गए एक मेमोयर का क्या नाम है, ये लिखता है एक मेमोयर, ठीक है। सोम्स का चचेरा भाई है स्वीडन फोर्साइट, इसके द्वारा लिखा जाता है एंड ऑफ द चैप्टर में एक मेमोयर, इसका नाम क्या होता है, द फॉक्सी द फोर्साइट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड ऑफ द चैप्टर में क्या होता है, ये गोल्सवर्दी की लास्ट ट्रायलॉजी है, इसमें स्वीडन फोर्साइट नाम का एक कैरेक्टर होता है जो परिवार का एक ओल्ड मेंबर होता है, ये एक मेमोयर लिखता है जिसका टाइटल क्या होता है, फॉक्सी द फोर्साइट, ठीक है। और ये बुक ना फोर्साइट परिवार के कुछ निजी और सिनिकल रहस्यों को दिखाती है, जिससे परिवार में काफ़ी हलचल मच जाती है। मिल्टन सोनेट टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल आस्क हिम टू प्रोटेक्ट व्हाट न्यू फो दैट अराइज फ्रॉम सेक्युलर डिस्प्यूट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसमें मिल्टन की जो सोनेट है टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल में, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल में उनसे किए गए नए दुश्मनों से रक्षा करने के लिए कहती है, जो क्या है, जो सेक्युलर डिस्प्यूट से उत्पन्न होते हैं। तो न्यू फोज अराइज थ्रेटनिंग टू ब्लाइंड आवर सोल्स विद सेक्युलर चेंस। तो ये ध्यान रखना है कि इस सोनेट में जॉन मिल्टन ने ओलिवर क्रॉमवेल से सैन्य जीत के बाद एक शांति स्थापित करने का आग्रह करते हैं कि जीत के बाद एक शांति रखी जाए। वो क्रॉमवेल को क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं कि युद्ध के दुश्मन तो चले गए हैं लेकिन अब नए दुश्मन उठ रहे हैं, न्यू फोज अराइज, अब नए दुश्मन उठ रहे हैं। ये दुश्मन वो लोग हैं जो धार्मिक लिबर्टी को दबाने और चर्च पर राज्य का कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे मिल्टन क्या कह रहे हैं, सेक्युलर चेंज कह रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल की लाइन है ये, इसमें मिल्टन कहते हैं। विच पोएम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग स्पोकन बाय अ फोर्सेकन नेटिव अमेरिकन वुमेन। कौन सी पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसे एक फोर्सेकन नेटिव अमेरिकन वुमेन ने कहा था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, द कंप्लेंट ऑफ अ फोर्सेकन इंडियन वुमेन, ठीक है। ये वर्ड्सवर्थ का ही है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की ही पोएम है जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के स्टाइल में लिखी गई है, जहाँ एक कैरेक्टर अपनी कहानी और अपने थॉट्स को रिवील करता है। इस पोएम में एक ओरिजिनल अमेरिकी महिला को उसके कबीले द्वारा बर्फीले जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वह बीमार है। तो वह अपनी निराशा, अकेलेपन और अपने बच्चे के लिए अपने प्यार को दिखाती है। Who is the pedantic and comically verbose schoolmaster in Love's Labour Lost? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लव्स लेबर लॉस्ट में पेडेंटिक और रिडिकुलस रूप से वर्बोज स्कूल मास्टर कौन है। तो होलोफर्नेस है, ठीक है, होलोफर्नेस है। तो होलोफर्नेस शेक्सपियर की कॉमेडी लव्स लेबर लॉस्ट का एक कैरेक्टर है। यह एक स्कूल मास्टर है जो बहुत ही जटिल है, बहुत ही दिखावटी भाषा का यूज़ करता है, ठीक है, इन्फ्लेटेड लैंग्वेज का यूज़ करता है, दिखावटी। वह उसका जो ज्ञान है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना, इसको ना बहुत अच्छा लगता है अपने नॉलेज का प्रदर्शन करना, लेकिन अक्सर कैसा लगता है, ये रिडिकुलस लगता है। तो शेक्सपियर ने इस कैरेक्टर के थ्रू एकेडमिक की दिखावे
और पेडेंटिक का मजाक उड़ाया है इस कैरेक्टर के थ्रू, सटायर है, ठीक है। इन द प्ले द एल्डेस्ट सन द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस फ्रॉम द सन्स अफेयर विद होम। यहाँ पे ये जो प्ले है ना, लव स्लेपर लॉस्ट, ये एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स ही है, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। क्योंकि कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता था, जो बड़े बड़े लोग होते थे उनकी दिखावटी लैंग्वेज पर, उनके दिखावटी उनके रहस्यों पर, उनके रहने के तरीक़ों पर मजाक ही बनाया जाता था, ठीक है, उनके बिहेवियर पर। इन द प्ले द एल्डर सन द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट अराइज फ्रॉम द सन्स अफेयर विद होम, गोल्सवर्दी का प्ले है ये। तो प्ले में द एल्डेस्ट सन में जो सेंट्रल कैरेक्टर है, मतलब जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बेटे के किसके साथ संबंध से होता है, बेटे का जब अफेयर किससे होता है, तो उसकी माँ की नौकरानी से, अ सर्वेंट गर्ल से। तो जॉन गोल्सवर्दी के इस प्ले में मेन कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू होता है जब एक अमीर परिवार के सबसे बड़े बेटे का अफेयर अपनी ही माँ की नौकरानी के साथ होता है और वह प्रेग्नेंट हो जाती है। तो कुछ इस तरह, ठीक है। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन इन्वोक्स अ स्पेसिफिक म्यूज ऑफ एपिक पोएट्री होम डज ही नेम, तो यूरेनिया, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो पैराडाइज लॉस्ट के बुक में मिल्टन क्या करते हैं, किस म्यूज़ को इन्वोक करते हैं, यूरेनिया को, ठीक है, यूरेनिया यानी कि हेवनली म्यूज़ को। मिल्टन जिसे हेवनली म्यूज़ का नाम भी देते हैं, जो ये अगर क्रिश्चियन पवित्र आत्मा की बात करें तो होली स्पिरिट का सिंबल है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन द सोनेट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द वेनिशियन रिपब्लिक वर्ड्सवर्थ लेमेंट द फॉल ऑफ वेनिस टू विच हिस्टोरिकल फिगर। तो ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द वेनिशियन रिपब्लिक में वर्ड्सवर्थ वेनिस के पतन पर किस हिस्टोरिकल पर्सन के हाथों विलाप करते हैं, तो नेपोलियन बोनापार्ट, ये ध्यान रखना, नेपोलियन बोनापार्ट। ये सोनेट है वर्ड्सवर्थ का। इस सोनेट में विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो वेनिस गणराज्य के अंत पर बहुत ही शोक व्यक्त करते हैं, लेमेंट करते हैं, जिसका एक बहुत ही लंबा और गौरवशाली इतिहास था। तो 1797 में क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने वेनिस पर विजय प्राप्त कर लेता है और उसकी विजय प्राप्त की और उसकी लिबर्टी को समाप्त कर देता है। तो वर्ड्सवर्थ इस घटना को लिबर्टी और गौरव के अंत के रूप में देखते हैं और इसके लिए नेपोलियन को जिम्मेदार ठहराते हैं। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस व्हाट आर द 3 मटेरियल्स ऑफ द कास्केट पोर्शिया शूटर्स मस्ट चूजन फ्रॉम। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में वो 3 कास्केट किस मटेरियल से बना होता है ये बताना है। तो यहाँ पे गोल्ड है, सिल्वर है, लेड है। शेक्सपियर के इस प्ले में पोर्शिया के पिता क्या होता है, कहानी यहाँ से मतलब मैटर क्या होता है कि शेक्सपियर के इस प्ले में पोर्शिया के जो पिता हैं उनकी वसीयत के अनुसार जो भी पोर्शिया से शादी करना चाहता है उसे 3 पेटियाँ यानी कि 3 कास्केट, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का, एक लेड का, शीशे का, में से सही कास्केट को चुनना होता है। तो प्रत्येक कास्केट में, एवरी कास्केट में एक मैसेज लिखा होता है। तो जो गोल्ड का कास्केट होता है ना, बाहरी दिखावे और लालच का क्या होता है, सिंबल होता है। सिल्वर जो कास्केट होता है, सिल्वर कास्केट का मतलब सिल्वर जो कास्केट होता है वो घमंड का होता है, और लेड का जो होता है कास्केट वो साधारण दिखने वाली, मतलब साधारण सा दिखता है, बहुत ही टेंडर टाइप का होता है। तो सही कास्केट चुनता कौन है, जो सही कास्केट चुनेगा वही पोर्शिया का दिल जीत लेगा, ठीक है। आगे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेम। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज़, अब क्वेश्चन आ गया है, इसके बारे में बताना है कि 3 कास्केट होते हैं, तो गोल्ड किसने चुना है, और सिल्वर कौन चुनता है, और लेड कौन चुनता है, और पोर्शिया की शादी किससे होती है, ये भी आपको बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है। और ये भी बताना है, अगर पता ही होगा तो गोल्ड पे क्या लिखा रहता है और सिल्वर पे क्या लिखा रहता है। ये मैंने पढ़ाया, मर्चेंट ऑफ वेनिस का जब कोट कराया था ना, ये मैंने पढ़ाया तीनों के बारे में। अभी यूट्यूब पे मैंने पढ़ी ही होगी LT के क्लासेस में, ठीक है। तो ये बताना ज़रूर। अगर ये तीनों किसी ने बता दिया कि गोल्ड पे क्या लिखा रहता है, सिल्वर पे क्या लिखा रहता है, लेड पे क्या लिखा रहता है, तो समझ लो उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, कहीं से कॉपी करके नहीं बताना है, जो आपको पता हो वो बताना है। What is the name of the lame duck, a downtrodden character whom Irene befriends representing her compassion। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फोर्साइट सागा का ही है ये क्वेश्चन
कि उस लेम डक का क्या नाम है, जो कि एक ऐसा कहा जाता था कि डाउन ट्रॉडन कैरेक्टर है और जिससे आयरन की दोस्ती हो जाती है, जो उसकी दोस्त बन जाती है, उसकी करुणा को दिखाता है। तो यहाँ पे नाम क्या रहता है, मॉनिशर प्रोफेंड। हालांकि ये जो दो मोर सिनिकल आउटसाइडर दैन डाउन ट्रोडन नहीं होता है, ठीक है, ये डाउन ट्रोडन कैरेक्टर नहीं होता है। ये जो महाशय प्रोफोंड होते हैं ये बहुत ही अमीर और सनकी और बाहरी बेल्जियन व्यक्ति होता है, बेल्जियन पर्सन होता है, जो फोरसाइट परिवार के मामलों को क्या करता है, निरीक्षण करता है, ठीक है। ये कोई छोटी जात का नहीं होता है, बल्कि एक पर्यवेक्षक होता है, जिनका बाद में क्या होता है, ठीक है, पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइज़र होता है ये जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, जिनका बाद में सोम्स की दूसरी पत्नी पत्नी होती है एनेट के साथ अफेयर चलता है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द, ये डाउन ट्रोडन नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये अमीर व्यक्ति होता है, बेल्जियम पर्सन होता है, डाउन ट्रोडन नहीं होता। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है डाउन ट्रोडन कैरेक्टर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंजेलिक गॉड हु फाइंड सैटर्न स्क्वैट लाइक अ टोड विस्परिंग इन ईव्स ईयर। तो उस एंजेलिक गॉड का नाम क्या है जो सैटर्न को ईव के कान में फुसफुसाते हुए एक मेंढक की तरह बैठे हुए पाता है। सैटर्न जो होता है ना, वो ईव के कान में फुसफुसाता है कुछ, और उस समय वो एक मेंढक बना होता है, और उसे कौन देख लेता है कि हाँ ये ईव के कान में फुसफुसा रहा है, तो इथुरियल देख लेता है, इथुरियल विद जेफोन के साथ, ठीक है। मिल्टन की पोइट्री में ये होता है, जब सैटर्न ईडन गार्डन में ईव को भ्रष्ट करने के लिए घुसता है तो वो एक मेंढक का रूप लेकर सोती, मतलब वो एक मेंढक का रूप लिए रहती है, ठीक है। तो मेंढक का रूप लेकर वो सोती हुई ईव के कान में कुछ फुसफुसा रहा था, मतलब फुसफुसाता है बुरे सपने वगैरह। तो गैब्रियल द्वारा भेजे गए 2 एंजल भेजता है, एक का नाम इथुरियल होता है, एक का नाम जेफोन होता है, दोनों का नाम यहाँ पे है, ठीक है। तो उसे ढूंढ लेते हैं। यूथुरियल अपने भाले से सैटर्न को छूता है, जिससे सैटर्न तुरंत अपने असली भयानक रूप में वापस आ जाता है। हु इज़ द सब्जेक्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम टू HC 6 years old। तो ये भी वर्ड्सवर्थ की ही पोएम है। टू HC 6 years old का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, तो हार्टले कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है टू HC 6 years old का विषय कौन है, तो विषय कौन होता है, हार्टले कॉलरिज। हार्टले कॉलरिज कौन होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो पोयम है ना टू HC 6 years old, ये पोयम ना किसे एड्रेस है, किसे डेडिकेटेड है, तो हार्टले कॉलरिज को डेडिकेटेड है। हार्टले कॉलरिज कौन है, सन ऑफ ST कॉलरिज, सन ऑफ ST कॉलरिज। ST कॉलरिज का ये बेटे हैं हार्टले कॉलरिज, ठीक है। और ये जो पोयम है वर्ड्सवर्थ 6 साल के बच्चे के एक अद्भुत कल्पना और दार्शनिक विचारों पर आश्चर्य करते हैं, मतलब बहुत ही आश्चर्य करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इस बात पर भी अपनी चिंता को बताते हैं कि जब एडल्ट जीवन की कठोर वास्तविकताएं उससे कैसे प्रभावित करेंगी। मतलब ये हार्टले कॉलरिज के बारे में ही है, इसलिए कहा गया HC मतलब हार्टले कॉलरिज। और ये कौन रहता है, सन ऑफ कॉलरिज। विच प्ले इज कंसिडर्ड द प्राइमरी सोर्स फॉर द प्लॉट ऑफ द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में अगर बात करें 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना की कहानी का जो सोर्स है, शुरुआती जो सोर्स है, वो किसे माना जाता है, तो जॉर्ज डी मॉन्टमेयर की डायना एनामोराडा, ठीक है, जॉर्ज डी मॉन्टमेयर की डायना एनामोराडा, ये कहा जाता है ये प्राइमरी सोर्स है। शेक्सपियर की अक्सर अपनी कहानियों के लिए जो भी मौजूदा सोर्स होते हैं ना, सोर्सों से वो प्रेरणा लेते हैं, जो भी उस समय, जैसे ये जिस समय अपनी स्टोरी वगैरह लिख रहे थे ना, अपने प्ले वगैरह लिख रहे थे, उस समय के जो सोर्स थे वो उन्होंने अपने प्रेजेंट टाइम के सोर्सों से लिया है, ठीक है। उनके इस प्ले का प्लॉट मेनली अगर देखा जाए एक स्पेनिश रोमांच नॉवल था, डायना एनामोराडा से लिया गया, जिसे जॉर्ज डी मॉन्टमेयर ने लिखा था। इस नॉवल में भी दोस्ती दिखाई गई है, प्रेम दिखाया गया, विश्वासघात दिखाया गया, डिस्गाइज दिखाया गया, ये सारे थीम्स वगैरह शामिल हैं जो शेक्सपियर के प्ले में भी हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, इन चांसरी व्हाट लीगल प्रोसेस डज सोम्स इनिशिएट टू फाइनली फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम आयरीन। तो इन चांसरी में सोम्स इवेंचुअली आयरीन से खुद को आज़ाद करने के लिए कौन सी कानूनी प्रक्रिया का शुरू करता है, तो तलाक का, ठीक है, ये लोग तलाक लेना चाहते हैं। तो इन चांसरी फोरसाइट सागा की दूसरी बुक है, ठीक है, जिसमें सोम्स एक
मतलब एक बेटा चाहता है, ये सोचता है कि मेरा ज़मीन जायदाद के लिए कौन मालिक होगा, एक उत्तराधिकारी की तो ज़रूरत है। तो ये एक बेटा चाहता है, ठीक है, बेटे के लिए बेताब होता है और एनेट से शादी करने के लिए आयरीन को तलाक दे देता था। ये दूसरी शादी करना चाहता है, किससे? एनेट से। दोस्ती हो जाती है एनेट से और वो शादी कर लेता है और लेकिन उसके पहले इसको आयरीन को तलाक देना होता है, ठीक है। तो आयरीन से ये तलाक देना चाहता है। उस समय के कानून के तहत ये होता था, तो रेस्टिट्यूट ऑफ कंज्यूगल राइट्स के लिए मुकदमा लड़ना पड़ता था, जो आयरीन को उसके साथ रहने के लिए मजबूर करने की एक कानूनी प्रयास था। जब वो इनकार कर देती थी तो सोम्स उसके डिजर्टेशन के आधार पर आकर तलाक की कार्यवाही शुरू कर सकता था। इन कॉमर्स व्हाट मैजिकल हर्ब डज द अटेंडेंट स्पिरिट गिव टू ब्रदर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सॉर्सरर स्पेल्स? तो ये नाम याद रखना है, हेमनी। कॉमर्स में अटेंडेंट स्पिरिट भाइयों को जादूगर के मंत्रों से बचाने के लिए कौन सी जादुई जड़ी बूटी देता है? तो हेमनी देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कॉमर्स में जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई है। इसमें जो लेडी है जंगल में, मतलब इसमें एक द लेडी जो जंगल में खो जाती है, तो एक जो जादूगर होता है कॉमर्स क्या कर लेता है, इसको बंदी बना ले जाता है। तो उसकी तलाश कर रहे उसके भाइयों को एक अटेंडेंट स्पिरिट मिलती है जो कि एक ना शेफर्ड्स के भेष में होती है, जो उन्हें हेमनी नामक एक पावरफुल जादुई जड़ी बूटी देता है, ठीक है। अटेंडेंट स्पिरिट मिलता है और वो डिस्गाइज रहता है एक शेफर्ड के रूप में और उसके भाइयों को ये क्या देता है, एक शक्तिशाली जादुई जड़ी बूटी देता है जिसका नाम हेमनी रहता है। ये जड़ी बूटी उन्हें कॉमर्स के काले जादू से बचाती है। तो द लेडी कैसे बचती है, ये ध्यान रखना है। इन रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस व्हाट क्रिएचर डज द ओल्ड लीच गैदरर रिजेंबल? तो रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस में जो ओल्ड है, मतलब जो बूढ़ा आदमी रहता है जो इकट्ठा करने वाला, किस प्राणी जैसा दिखता है? तो आ ह्यूज स्टोन, यानी कि आ सी बीस्ट, मतलब जो इकट्ठा कर रहा होता है वो किस प्राणी जैसा दिखता है? तो एक विशाल पत्थर, यानी कि एक समुद्री जानवर जैसा। इस पोएम में पोएट काफ़ी मतलब बहुत निराश हैं, इस सिचुएशन में होते हैं जब उनकी मुलाकात एक बहुत बूढ़े जोक इकट्ठा करने वाले पर्सन से होती है। पोएट यानी कि वर्ड्सवर्थ उस पर्सन की दृढ़ता को देखते हैं, गरिमा से काफ़ी प्रभावित होते हैं। वर्ड्सवर्थ उस बूढ़े व्यक्ति की देखते हैं कि हाँ, तो वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, वर्ड्सवर्थ उस बूढ़े पर्सन के बारे में बताने के लिए सोचते हैं कि कितना ये अपने काम में कितना दृढ़ है, और नेचर से गहरे संबंध के वर्णन करने के लिए उसे पानी में पड़े एक विशाल पत्थर की तरह बताते हैं कि वो कैसा है, एक विशाल पत्थर की तरह है, एक ह्यूज स्टोन की तरह है, एक सी बीस्ट की तरह बताते हैं। इन हेनरी फिफ्थ हु इज़ एग्जीक्यूटेड फॉर प्लॉटिंग टू असैसिनेट द किंग बिफोर द इन्वेशन ऑफ फ्रांस? तो हेनरी फिफ्थ में फ्रांस पर आक्रमण से पहले राजा की हत्या की साजिश रचने के लिए किसे फांसी दी जाती है? तो रिचर्ड अर्ल ऑफ कैम्ब्रिज, हेनरी लॉर्ड स्क्रूप ऑफ माशम एंड सर थॉमस ग्रे को फांसी दी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो फ्रांस पर आक्रमण के लिए अपनी सेना को रवाना करने से ठीक पहले जो हेनरी फिफ्थ होते हैं वो अपने खिलाफ एक हत्या की साजिश का पता चलता उनको, ठीक है, राजा हेनरी फिफ्थ, उनको अपने खिलाफ एक हत्या की साजिश का पता चलता है। इस साजिश में शामिल 3 रईस होते हैं, एक का नाम कैम्ब्रिज के अर्ल रिचर्ड, माशम के लॉर्ड हेनरी स्क्रूप और सर थॉमस ग्रे को देशद्रोह के रूप में गिरफ्तार कर फांसी दे दी जाती है। Which of Goldsworthy play is set entirely within a jury room as they deliberate a verdict? तो गोल्ड्सवर्दी का वो कौन सा प्ले है जो पूरी तरह से एक जूरी रूम के अंदर सेट है जहाँ वो एक फैसले पर विचार विमर्श करते हैं? तो द शो है, ठीक है। दो द फर्स्ट एंड द लास्ट हैज सिमिलर इंटेंसिटी, हालांकि द फर्स्ट एंड द लास्ट भी समान इंटेंसिटी वाला ही है। तो ये ध्यान रखना है। गोल्ड्सवर्दी एक फेमस नॉवेलिस्ट थे, उनके साथ साथ एक सक्सेसफुल प्ले राइट भी थे। तो उनका जो प्ले है ना, द शो, ये प्रेस की सनसनी फैलाने वाली प्रवृत्ति को दिखाता है। ये जो प्रेस है ना, सनसनी खबरें को फैलाते हैं तुरंत, इनकी आलोचना करता है। तो प्ले का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो एक जूरी रूम में होता है जहाँ जूरी मेंबर एक आत्महत्या के मामले में बहस करते हैं, वहाँ पे होती है प्ले की सेटिंग्स वगैरह मतलब रूम में, जूरी रूम में घटित होती है घटना। मिल्टन सर्व्ड एज द सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स अंडर विच इंग्लिश पॉलिटिकल लीडर? तो ओलिवर क्रॉमवेल।
What is the name of the cottage in Grasmere where Wordsworth and his sister Dorothy lived during their most productive years? तो डब कॉटेज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। डब कॉटेज मतलब इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है, वही फेमस होम है जहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरथी 1799 से लेके 1808 तक रहे, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड्सवर्थ का काफ़ी अच्छा दौर था जहाँ उन्होंने अपनी कई सबसे फेमस पोएम लिखी। इन एंटनी एंड क्लोपेट्रा व्हाट ऑब्जेक्ट इज यूज टू स्मगल द फैटल एस्प्स टू क्लोपेट्रा। तो एंटनी एंड क्लोपेट्रा की अगर हम बात करें, एंटनी क्लोपेट्रा में क्लोपेट्रा तक जो घातक सांपों की तस्करी के लिए किस वस्तु का यूज़ किया जाता था, ठीक है। एस्प्स मतलब सांप, घातक, फेटल एस्प्स मतलब जो फेटल सांप होते थे, तो उनकी तस्करी के लिए किस वस्तु का यूज़ किया जाता था, तो अंजीर की एक टोकरी, बास्केट ऑफ फिग्स, इसमें लाया जाता था। एंटनी की डेथ और ऑक्टेवियस सीजर द्वारा पकड़े जाने के बाद क्लोपेट्रा रोम में एक बंदी के रूप में अपमानित होने के बजाय मरना चुनती थी, तो वो अंजीर की टोकरी में जहरीले सांप छिपवा कर मंगवाती और उनसे खुद को डसवा कर आत्महत्या कर लेती है। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ माइकल मॉन्ट, फ्लेयर्स हस्बैंड। तो फ्लेयर का पति माइकल मॉन्ट होता है, ठीक है, फ्लेयर का पति। तो ये क्या होता है, इसका प्रोफेशन क्या होता है, एक पब्लिशर होता है, बाद में ये पार्लियामेंट का मेंबर भी बन जाता है। विच ऑफ द फॉलन एंजल्स इन पैराडाइज लॉस्ट इज एसोसिएटेड विद ल्यूडनेस एंड इज डिस्क्राइब्ड एज द बेलेंचिंग ओरेकल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट में वो कौन सा फॉलन एंजल है, वो कौन सा फॉलन एंजल है जो अश्लीलता से जुड़ा है, जिसे ब्लैंचिंग ओरेकल के रूप में किया गया, यानी कि डकार लेने वाली देववाड़ी। तो बेलियल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बेलियल है। बहुत ही कायर है, बहुत ही आलसी का, बहुत ही इमोरल है, बहुत ही वासना से भरा हुआ है ये। विच ऑफ द लूसी पोएम्स डिस्क्राइब, एक मिनट, ठीक है। विच ऑफ द लूसी पोएम्स डिस्क्राइब द स्पीकर्स इमेजिन जर्नी टू लूसी कॉटेज ओनली टू फियर सी इज डेड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी लूसी पोएम में पोएट लूसी की कुटिया तक की काल्पनिक यात्रा के बारे में बताते हैं, एक इमेजिनेशन यात्रा के बारे में बताते हैं, केवल ये डरने के लिए कि कहीं वो मर तो चुकी, मतलब केवल ये डरने के लिए कि वो मर चुकी है। तो कौन सी पोएम में बताते हैं जहाँ वर्ड्सवर्थ लूसी की कुटिया तक जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताते हैं, काल्पनिक यात्रा के बारे में बताते हैं। तो स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, इसमें बताते हैं, ठीक है। ये मतलब लूसी पोएम्स जो है वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई, इसमें 5 पोएम्स हैं, 5 पोएम्स का कलेक्शन है, ठीक है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन में पोएट अपनी बिलवेड लूसी की कुटिया तक, उसके कॉटेज तक की घुड़सवारी करते हुए डूबते चाँद को देखते हैं। जैसे ही चाँद अचानक कुटिया के पीछे गायब हो जाता है, उनके मन में भी एक भयानक विचार आता है कि अगर लूसी मर गई हो तो। विच ऑफ शेक्सपियर सो कॉल्ड प्रॉब्लम प्लेज इज सेट इन वियना एंड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ जस्टिस एंड मर्सी, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेक्सपियर के कौन सा वो सो कॉल्ड प्रॉब्लम प्ले है जिसकी वियना में सेटिंग हुई है, ठीक है, जिसकी सेटिंग कहाँ पे रखी है, वियना, और वो जस्टिस एंड मर्सी दोनों विषयों की पड़ताल करता है, यानी कि दोनों के बारे में दिखाता है। तो मेजर फॉर मेजर ही है, ठीक है। मेजर फॉर मेजर की अगर बात करें, आप मेजर फॉर मेजर के बारे में क्या जानते हैं, ये भी आपका ये 3rd क्वेश्चन है आपके लिए। मेजर फॉर मेजर के बारे में आप क्या जानते हो, अभी तक मैंने बहुत बताया इसके बारे में, आप बताएंगे। इन फ्लावरिंग वाइल्डरनेस डिनी चैरल लव फॉर विल्फ्रेड डेजर्ट इज कॉम्प्लिकेटेड बाय हिज पब्लिक एक्ट ऑफ वॉट। तो अगर बात करें इनकी कि फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, ये एंड ऑफ द चैप्टर का नॉवल है, ठीक है, जो गोल्सवर्दी की 3rd ट्रायलॉजी है उसका नॉवल है ये फ्लावरिंग वाइल्डरनेस। डिनी चैरल का विल्फ्रेड डेजर्ट के लिए प्यार उसके किसके पब्लिक एक्ट से जटिल हो जाता है, तो कन्वर्टिंग टू इस्लाम अंडर ड्यूरेस, ये ध्यान रखना है। तो गोल्सवर्दी की लास्ट ट्रायलॉजी में नॉवल है, ये हीरोइन रहती है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि लास्ट इनकी जो ट्रायलॉजी है एंड ऑफ द चैप्टर में, तो ये चैरल फैमिली के बारे में ही कहानी बताई जाती है,
ठीक है, जैसे यहाँ पे फोर्साइट फैमिली की कहानी बताई जाती है ना, ये दोनों पार्ट में, तो लास्ट वाले ट्रायलॉजी में चैरल फैमिली की ज़्यादा कहानी बताई जाती है। ठीक है, तो ये लास्ट ट्रायलॉजी की ही कहानी है। ओके, ये ध्यान रखना। ये जो मतलब हीरोइन रहती है डिनी चैरल और ये पोएट रहता है विल्फ्रेड डेजर्ट से प्यार करती है। इनका रिश्ता तब टूट जाता है जब ये पता चलता है कि एक यात्रा के दौरान विल्फ्रेड को कट्टरपंथियों ने पकड़ लिया था और उसने अपनी जान बचाने के लिए दबाव में इस्लाम धर्म अपना लिया। तो इसे इसके धर्म त्याग यानी कि एपोस्टेसी के कारण इसे इंग्लिश समाज से क्या किया जाता है, बैनिश कर दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन एरियोपेजिटिका मिल्टन कंपेयर्स द सप्रेशन ऑफ गुड बुक टू द किलिंग ऑफ व्हाट। एरियोपेजिटिका में मिल्टन एक अच्छी किताब के दमन की तुलना किसकी हत्या से करते हैं, तो रीजन इटसेल्फ। एरियोपेजिटिका जो है वो लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस के पक्ष में है, सेंसरशिप के खिलाफ है। जॉन मिल्टन का एक पावरफुल प्रोज वर्क है। वो तर्क देते हैं कि एक अच्छी किताब को नष्ट करना एक इंसान को मारने जैसा है, क्योंकि एक अच्छी किताब अपने राइटर के रीज़न और बुद्धि को जीवित रखती है। इसलिए किताब को दबाना, समझ लो अपने आप को दबाना, यानी कि स्वयं के तर्क की हत्या करने के बराबर है। In book 5 of the Prelude, Wordsworth recounts a dream about a stone and a shell symbolizing what two things। तो प्रील्यूड की अगर बात करें, द प्रील्यूड बुक 5 में वर्ड्सवर्थ एक पत्थर यानी कि एक स्टोन और एक शेल मतलब शंख, ठीक है। तो बुक 5 की बात कर रहे हैं। बुक 5 में वर्ड्सवर्थ एक स्टोन और एक शेल के बारे में अपने सपने का वर्णन करते हैं जो किन दो चीज़ों का सिंबल है। तो पोइट्री आर्ट द शेल है, ज्योमेट्री साइंस द स्टोन। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट सपने में पोएट एक अरब को देखते हैं जिसके पास एक पत्थर है, एक स्टोन है और एक शेल होता है। पत्थर मतलब स्टोन मतलब यूक्लिड का एलिमेंट, यानी कि जिसे आप ज्योमेट्री बोलोगे, ज्योमेट्री का सिंबल है जो साइंस और तर्क को रिप्रेजेंट करता है। शेल मतलब शंख एक ऐसी पोइट्री है या एक ऐसी भविष्यवाणी है जो दुनिया के अंत के बारे में बताती है। तो ये आर्ट और पोइट्री के शक्ति का क्या है, सिंबल है। तो ये सपना जो है, इनका जो ड्रीम है, ये सपना ये आर्ट की उस कैपेबिलिटी को दिखाती है जो साइंस के सर्टिनिटी से परे है और विनाश के समय में भी कंसोल दे सकती है। तो ये ध्यान रखना है। पोट्री एंड आर्ट, ये शेल को इन्होंने कहा है, स्टोन को साइंस एंड जियोमेट्री। ये प्रील्यूड के बुक 5 में इन्होंने एक सपने के बारे में इन्होंने बताया है जिसमें इन्होंने स्टोन और शेल के बारे में देखा था, वो बताया है। स्टोन किसे कहा गया, शेल किसे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इन रिचर्ड सेकेंड हु इज़ द कैरेक्टर हु अटर्स द फेमस स्केप्टर्ड आइल स्पीच अबाउट इंग्लैंड। रिचर्ड सेकेंड में वो कैरेक्टर कौन है जो इंग्लैंड के बारे में फेमस स्पीच देता है, जिसमें ये स्पीच है स्केप्टर्ड आइलैंड, राजदंड वाला द्वीप। तो कौन बोलता है, जॉन ऑफ गॉन्ट। ये जॉन ऑफ गॉन्ट कौन होता है, तो रिचर्ड सेकेंड के चाचा होते हैं जॉन ऑफ गॉन्ट। इन्होंने अपने डेथ के समय, या ये जो स्पीच देते हैं ना, वो अपने डेथ के समय देते हैं। इस स्पीच में वो इंग्लैंड के नेचुरल सुंदरता के बारे में बात करते हैं, उसके गौरवशाली इतिहास की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये राजदंड वाला आइलैंड है। स्केप्टर्ड आइल कहते हैं कि ये राजदंड वाला आइलैंड है। दूसरा इसे, और ये दूसरा ईडन यानी कि आधा हेवन है, सेमी हेवन है। ऑल्दो इस स्पीच में वो राजा मतलब किंग रिचर्ड के कुशासन की आलोचना भी करते हैं जिसने क्या किया, इस महान देश को पट्टे पर दे दिया है। ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ प्रोफेसर, ठीक है, हेलर्सन का कैरेक्टर यहाँ पे है। द कैरेक्टर ऑफ प्रोफेसर हेलर्सन इन द प्ले द फॉरेस्ट इज़ अ क्रिटिक ऑफ व्हाट हिस्टोरिकल फिनोमेना। तो प्ले में फॉरेस्ट मतलब प्ले में जो प्ले है ना, दी फॉरेस्ट में प्रोफेसर एक कैरेक्टर है, प्रोफेसर हेलर्सन, उसका जो चरित्र है वो किस हिस्टोरिकल इवेंट की आलोचना करता है, तो इम्पीरियलिज्म। ठीक है, इम्पीरियलिज्म, कांगो का बेल्जियम द्वारा शोषण। तो जॉन गोल्सवर्दी का ये प्ले है ना, ये पूरे यूरोप साम्राज्यवाद की तीखी आलोचना करता है दी फॉरेस्ट में। ये जो प्ले है ना, ये अफ्रीका में स्थापित है और ये दिखाता है कि कैसे यूरोपीय शक्तियाँ सभ्यता के नाम पर जो लोकल लोग की क्रूरतापूर्वक क्या करता है, शोषण करता है। ठीक है। तो ये स्पेशली ये कांगो के बेल्जियम के क्रूर शासन, यानी कि कांगो में बेल्जियम के क्रूर शासन की ओर इशारा करता है, जो इतिहास की सबसे भयानक क्या है,
क्लोनियलिज्म घटनाओं में से एक है, ठीक है, क्लोनिस्ट घटनाओं में से एक है ये। इन हिज सोनेट ऑन द लेट मैसेकर इन पाइडमोंट, मिल्टन कॉल्स ऑन गॉड टू एवेंज द स्लॉटर्ड मेंबर्स ऑफ विच प्रोटेस्टेंट सेक्ट द, तो ये अपने याद रखना है, वॉल्डेशियन। तो अपने किस सोनेट में मिल्टन ने क्या किया है, ऑन द लेट मैसेकर इन पिडमोंट में मिल्टन ने किस प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के मारे गए मेंबर का बदला लेने के लिए ईश्वर से इन्वोक करते हैं, तो वॉल्डेशियन, ये ध्यान रखना है। ये जो सोनेट है ना, एक रियलिटी अगर बात करें तो एक रियलिटी हिस्टोरिकल घटना पर मिल्टन की एक रिएक्शन है, बहुत गुस्से में है। 1655 में क्या होता है, ड्यूक ऑफ शेवाय ने इटली के पिडमोंट क्षेत्र में रहने वाले एक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय वॉल्डेशियन के नरसंहार का आदेश दे दिया था। तो मिल्टन जो कि एक कट्टर प्रोटेस्टेंट थे, तो इस घटना से बहुत उनको तकलीफ हुई। उन्होंने इस सोनेट में ईश्वर से इन निर्दोष लोगों की मौत का बदला लेने के लिए इन्वोक किया है। विच पोएम डिटेल्स द स्टोरी ऑफ शेफर्ड हु लॉसेस हिज एंसेस्टर लैंड एंड हिज सन ड्यू टू फाइनेंशियल हार्डशिप, तो माइकल, ये ध्यान रखना, वर्ड्सवर्थ है। नेक्स्ट पे आएंगे, इसमें अगर बात करें हम, ओके, मतलब कौन सी पोएम है जो एक शेफर्ड की कहानी के बारे में बताती है, जो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण अपने जो एंसेस्ट्रियल लैंड है और अपने बेटे को खो देता है, यानी कि अपनी पुश्तैनी ज़मीन और अपने बेटे को खो देता है, तो वो है माइकल पेस्टोरल पोएम, जो कि एक पेस्टोरल पोएम है। इसका बेटा ल्यूक होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, बहुत ही मार्मिक कहानी है, ये पोएम है जो माइकल नाम के एक ओल्ड शेफर्ड होता है, उसकी कहानी होती है। वो अपने पुश्तैनी ज़मीन को कर्ज से बचाने के लिए माइकल और उसकी पत्नी को अपने इसका इकलौता बेटा रहता है ल्यूक को शहर भेजना पड़ता है, लेकिन ल्यूक शहर के बुरे प्रभाव में पड़ जाता है और वापस नहीं लौटता। तो माइकल का जो दिल होता है, दिल टूटने से मर जाता है, ठीक है। और जो बाप बेटे दोनों एक पत्थर की भेड़शाला बनाते हैं, वो अधूरी रह जाती है, शीप फोल्ड जिसे कहा जाता है, जिसे वो अपने बेटे के साथ मिलकर बना रहा था। इन सिम्बलिंग फ्रॉम व्हाट पार्ट ऑफ इमोजन्स बॉडी डज इशियामो स्टील अ ब्रेसलेट एज फॉल्स प्रूफ ऑफ हर इनफिडिलिटी, तो सिम्बलिन में इशियामो इमोजन के बॉडी से, यानी कि शरीर के किस पार्ट से कंगन चुराता है ताकि उसकी बेवफाई का झूठा सबूत दे सके, तो हर आर्म, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस प्ले में जो विलन रहता है वो इशियामो रहता है। देखिए इसको ना याकीमो भी पढ़ा जाता है, इशियामो भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इस प्ले में जो विलन होता है वो इशियामो होता है। वो इमोजन के पति, इमोजन को जो पति होता है वो पास्थुमस होता है। उसे शर्त लगाता है कि वो इमोजन को बहका सकता है। जब वो असफल हो जाता है तो वो इमोजन को वो आता है बहकाने, लेकिन जब वो असफल हो जाता है तो वो इमोजन के सोने के कमरे में, मतलब जहाँ पे इमोजन सोती है उस कमरे में एक संदूक में छिप जाता है, और जब इमोजन सो रही होती है तो उसकी बाँह से, उसके हाथ से एक कंगन चुरा लेता है और उसके शरीर पर एक निशान देख लेता है, जिसे वो बाद में पास्थुमस के उसकी बेवफाई के झूठे सबूत के रूप में दिखाता है, ठीक है। इन टू लेट वॉज सिम्बॉलिक पेंटिंग बाई गोया इज रेफरेंस टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्टिव पैशन बिटवीन जॉन एंड फ्लेयर। टू लेट में जॉन एंड फ्लेयर के बीच एक विनाशकारी जुनून के बारे में दिखाया गया है। गोया के किस सिंबॉलिक पेंटिंग का संदर्भ दिया गया है, तो डिजास्टर्स ऑफ वॉर ऑफ सीरीज, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं अब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो गोया है ना, ये एक फेमस, मतलब ये जो गोया एक फेमस पेंटर है और इसका ही चित्र क्या है, इसकी ये पेंटिंग है, यानी कि पिक्चर है, डिजास्टर्स ऑफ द वॉर सीरीज। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें ये जो क्या बोलते हैं, जॉन एंड फ्लेयर, ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हालांकि दोनों भाई बहन भी हैं, चचेरे भाई बहन भी हैं, लेकिन ये दोनों के बीचों में लव स्टोरी भी चल रही है। तो इनकी कहानी ये समझ लो, ये पिक्चर दिखा रही है इनकी कहानी। सैमसन एगोनिस्ट इज स्ट्रक्चर्ड एज अ क्लासिकल ट्रेजेडी एडरिंग टू द 3 यूनिटीज ऑफ वर्ड, तो टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो ये तो हमने बताया कि सैमसन एगोनिस्ट में 3 यूनिटीज़ को फॉलो करते हैं मिल्टन। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है, शेक्सपियर के कौन से ऐसे प्ले हैं, ये 4th क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा प्ले है शेक्सपियर का जिसमें उन्होंने 3 यूनिटीज़ को फॉलो किया है, बताना है आपने क्वेश्चन में, अरे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है टाइप करके। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है कि एक मुख्य प्लॉट होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि एक ही मुख्य प्लॉट होना चाहिए। यूनिटी ऑफ प्लेस क्या होता है, जो घटना घटे वो एक ही जगह पर होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है,
सॉरी हाँ, यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी कि एक ही मुख्य प्लॉट होना चाहिए। यूनिटी ऑफ प्लेस क्या होता है कि घटना एक ही जगह पर घटित होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ टाइम क्या होता है कि कहानी 24 घंटे के पीरियड के भीतर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यूनिटी, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। एक्शन का मतलब ये होता है कि एक ही मुख्य प्लॉट होना चाहिए, यानी कि कोई सब प्लॉट नहीं होनी चाहिए, कहानी सिर्फ एक होनी चाहिए। ये नहीं कि किंग लियर की तरह दूसरी कहानी भी चले। What specific event in France which Wordsworth witnessed caused his great disillusionment is a major theme, the prelude। तो The Reign of Terror, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये ध्यान रखना है। फ्रांस में वो कौन सी विशेष घटना थी जिसे वर्ड्सवर्थ ने देखा उनके महान डिसइल्यूजनमेंट का कारण बनी। द प्रील्यूड का ये मुख्य विषय था। तो उन्होंने देखा था रेन ऑफ टेरर, आतंक का शासन देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। In Titus Andronicus was gruesome dish does Titus serve to Queen Tamora at a banquet। तो टाइटस एंड्रोनिकस में टाइटस एक भोज में रानी टमोरा की कौन सी भयानक डिश परोसता है। तो आप पाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या? पाई, मेड फ्रॉम रिमेन्स हर टू सन्स चिरोन एंड डिमेट्रियस। तो शेक्सपियर का बहुत ही ब्लडियस्ट, बहुत ही वायलेंट प्ले माना जाता है टाइटस एंड्रोनिकस। गोथ की रानी रहती है रानी टमोरा, उससे बदला लेने के लिए, उससे अपना बदला पूरा करने के लिए टाइटस एंड्रोनिकस क्या करता है, उसके दोनों बेटे चिरोन और डेमेट्रियस को मार देता है। फिर वह इनके शरीर का टुकड़ा करके एक पाई में पकवाता है और उस पाई को एक भोज में यानी कि बैंक्वेट में अनजान टमोरा को खाने के लिए देता है। Who is the man of principle in the play Loyalties who insists on exposing a theft regardless social standing। तो चार्ल्स स्पेंसर। ठीक है, प्ले की बात अगर करें तो प्ले लॉयल्टीज में मैन ऑफ प्रिंसिपल कौन है, जो सामाजिक रेपुटेशन की परवाह किए बिना चोरी को रिवील करने पर जोर देता, तो चार्ल्स विंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच आर्कएंजल डज गॉड सेंड टू एस्कॉर्ट एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज। तो कौन निकालता है एडम एंड ईव को पैराडाइज से बाहर, तो माइकल। इन द पोएम सिमोनली द ओल्ड हंट्समैन व्हाट सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस बाय द स्पीकर ब्रिंग्स द ओल्ड मैन टू टीयर्स। तो बात अगर हम करें कि पोएम में जो पोएम है साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन, ये पूरी पोएम है। ठीक है, ये पूरा टाइटल है साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन में पोएट का कौन सा साधारण दयालु काम बूढ़े आदमी को रुला देता है, तो हेल्पिंग हिम सर्वर अ ट्री रूट विद अ मेटॉक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस पोएम में जो नरेटर है, नरेटर की मुलाकात साइमन ली से होती है, जो कभी एक मजबूत शिकारी था लेकिन अब बहुत बूढ़ा और कमज़ोर है। तो साइमन एक पेड़ की जड़ काटने के लिए संघर्ष कर रहा है। नरेटर क्या होता है, नरेटर मतलब खुद पोएट ही हैं। तो नरेटर क्या करता है, उससे कुदाल लेता है और एक ही झटके में जड़ को काट देता है। तो ये जो मदद करता है, छोटा सा काम उस बूढ़े आदमी के लिए नरेटर करता है, तो लगता है कि उसकी खोई हुई ताकत को याद दिलाता है, तो वो उसके एहसान मानता है और उसी में वो रोने लग जाता है। विच प्ले फीचर्स द क्लाउन कैरेक्टर फेस्टे नोन फॉर हिज विटी सॉन्ग्स, तो 12th नाइट। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। इन द फाइनल ट्रायलॉजी एंड ऑफ द चैप्टर द नैरेटिव फोकस शिफ्ट फ्रॉम द फोर साइड टू विच रिलेटेड फैमिली। मैंने ऊपर ही बताया कि फाइनल ट्रायलॉजी एंड ऑफ द चैप्टर में जो नैरेटिव है, जो कहानी है, वो फोकस हो जाती है फोर्थ साइड से किस ओर चली जाती है, तो चेरल फैमिली की तरफ चली जाती है। मैंने बताया ना कि 2 ट्रायलॉजी में आप फोर्थ साइड फैमिली की कहानी देखेंगे, लेकिन लास्ट की जो ट्रायलॉजी है 3 नॉवल जिसमें है, उसमें आप चेरल फैमिली के बारे में देखेंगे। इन पैराडाइज लॉस्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द सन whom Saturn deceived by disguising himself as a lesser cherub। तो यूरियल को बहकाता है ना, और किसे बहकाता है, यूरियल को एक चेरब के रूप में। सूर का देवता यानी कि जो वो रहता है, सूर का दूत कौन है, तो कौन है, वो यूरियल ही रहता है, जिसे सैटर्न क्या करता है, चेरब के रूप में उसे धोखा देता है। द इमॉर्टलिटी और ड्रॉज द हैविली ऑन विच फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द सोल्स प्री एग्जिस्टेंट, तो प्लेटोनिक आइडियलिज्म, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इमॉर्टलिटी ओड में बात करें तो किस दार्शनिक कॉन्सेप्ट को बहुत अधिक आधारित किया गया, तो प्लेटोनिक आइडियलिज्म पर, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड एनामिसिस, ये ध्यान रखना है। प्लेटोनिक आदर्शवाद, यानी कि अगर इसकी बात करें, वर्ड्सवर्थ का एक फेमस पोएम है, इस विचार की पड़ताल करती है, जो इमॉर्टलिटी ओड है।
ठीक है। मतलब वो इस थॉट को बताते हैं कि बच्चों में दुनिया को देखने की एक डिवाइन दृष्टि क्यों होती है, जो बड़े होने पर फीकी पड़ जाती है, फेड हो जाती है। ये इमॉर्टैलिटी ओड में वर्ड्सवर्थ ने थॉट को बताया है। और यही विचार प्लेटो के दर्शन से भी आता है। प्लेटो भी यही विचार बताता है। तो यही विचार प्लेटो के दर्शन से बहुत प्रभावित है। तो प्लेटो का भी मानना था कि मानव आत्मा जन्म से पहले एक आदर्श दिव्य दुनिया में मौजूद थी। जन्म के समय आत्मा उस ज्ञान को भूल जाती है, लेकिन उसकी धुंधली यादें बनी रहती है। यही कारण है कि बच्चे डिवाइनिटी के अधिक करीब होते हैं। यही बात प्लेटोनिक भी कहता है, यही बात वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है। इन पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे व्हाट इज द नेम ऑफ पेरिकल्स लॉन्ग लॉस्ट डॉटर। तो पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे में जो उनकी खोई हुई बेटी का नाम क्या है? मरीना। ये इनकी खोई हुई बेटी है। इसमें पेरिकल्स समुद्र में एक तूफान के दौरान अपनी पत्नी और अपने बेटी से अलग हो जाता है। उसकी बेटी का नाम मरीना रखा जाता है क्योंकि वो समुद्र में पैदा हुई थी। तो मरीना कई मुश्किलों का सामना करती है और काफ़ी सालों बाद एक मिरेकल रूप से अपने पिता से फिर से मिल जाती है। गोल्सवर्दी का नॉवल है द डार्क फ्लावर इज़ अनयूजुअल फॉर इट्स स्ट्रक्चर विच इज़ डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन नेम्ड आफ्टर द वॉट। द सीज़न है स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। ये ध्यान रखना है। डार्क फ्लावर में इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है डार्क फ्लावर को। एक है स्प्रिंग, दूसरा है समर, तीसरा है ऑटम। यानी कि एक इंसान की 3 स्ट्रक्चर में भागों, मतलब एक इंसान के जीवन का 3 भाग में उन्होंने बांटा है। जैसे कि किसको, मतलब एक इंसान के जीवन के अलग अलग स्टेज में उनके जो प्रेम संबंध है वो एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन उन्होंने किया है। और इसका स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में है। जैसे कि स्प्रिंग मतलब क्या हुआ? यूथ। एक यूथ का प्यार होता है, ठीक है, युवावस्था का प्रेम होता है। एक समर का प्रेम क्या होता है? विवाहित, यानी कि एक जिसकी शादी हो जाए, जिस पुरुष की शादी हो जाए उसके रूप में प्रेम संबंध होता है। और तीसरा ऑटम, यानी कि बुढ़ापे में एक युवा लड़की के प्रति आकर्षण होता है। तो ये 3 स्टेज बताया है इन्होंने, ठीक है। इसमें इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुआ है कि एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग किस्म के प्रेम संबंध हो सकते हैं। मिल्टन इल पिंसेरेसो सेलिब्रेट द सॉलिटरी कंटेम्पलेटिव लाइफ एंड इन्वोक्स विच गॉड इज एज इट्स पैटर्न। तो मेलनकली, इल पिंसेरेसो में ये किसे इन्वोक करते हैं? मेलनकली को। और मर्थ को ये क्या करते हैं? मर्थ को ये भगा देते हैं। इल पिंसेरेसो में मर्थ को, यानी कि खुशी की देवी को भगा देते हैं, और जो दुख की देवी हैं मेलनकली को बुलाते हैं, ठीक है। What is the name of the river that feature prominently in both the title imagery of one of Wordsworth's most famous meditative poems, The Wye? तो टिंटन एबे में वो किस नदी का नाम लेते हैं? द वाय रिवर की। नेक्स्ट पे आएंगे, विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज बेस्ड ऑन प्लूटार्क पैरेलल लाइफ्स एंड डील विद द रोमन जनरल बैनिसमेंट। तो शेक्सपियर की वो कौन सी ट्रेजेडी है? ठीक है, शेक्सपियर की वो कौन सी ट्रेजेडी है? अगर बात करें हम यहाँ पे, शेक्सपियर की वो कौन सी ट्रेजेडी है जो प्लूटार्क के पैरेलल लाइफ्स पर बेस्ड है और एक रोमन जनरल के बैनिशमेंट से रिलेटेड है? तो कोरियोलेनस भी क्या है? ये पैरेलल लाइफ्स पर बेस्ड है प्लूटार्क के। व्हाट इवेंट सर्व एज द क्लाइमेक्स ऑफ द मैन ऑफ प्रॉपर्टी सीमेंटिंग आयरन्स हैट्रेड फॉर सोम्स। तो ये ध्यान रखना, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी की कौन सी घटना कहानी को क्लाइमेक्स पर पहुंचा देती है? जो सोम्स के प्रति आयरन काफ़ी नफरत करने लग जाती है। तो सोम्स अजट हिज मैरिटल राइट्स एंड रेप्स हर, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब वो क्या करता है? अपने पति होने का अधिकार जताता है। जो चूँकि इसमें क्या होता है, ज़बरदस्ती वो आयरन को अपने पति होने का अधिकार जताता है और उसका रेप करता है। और जो आयरन के अंदर जो बची कुची भावनाएं होती हैं उसके प्रति वो भी ख़त्म हो जाती है, वो उससे नफरत करती है क्योंकि सोम्स को चाहिए एक बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक सीन फॉर विच सैमसन बिलीव्स गॉड इज़ पनिशिंग हिम। ठीक है, वो कौन सा स्पेसिफिक सीन है जिसके लिए सैमसन का मानना है कि ईश्वर उसे दंड दे रहा है? तो रिवीलिंग द सीक्रेट ऑफ हिज स्ट्रेंथ टू अ वुमेन। उसने क्या किया? उसने अपनी रहस्य को एक महिला को बता दिया, ठीक है। तो मानता है कि ईश्वर ने इसलिए सजा दी क्योंकि उसने अपनी पत्नी डेलीला के प्रति सबसे ज़्यादा मोह था, मोह माया में आकर उसने अपने रहस्य को बता दिया। This sonnet sequence did Wordsworth write while on a tour of the continent? तो memorials of a tour on the continent 1820, ये ध्यान रखना है। तो मेमोरियल ऑफ ऑन द टूर कॉन्टिनेंट मतलब वर्ड्सवर्थ ने कॉन्टिनेंट के दौरे पर रहते हुए कौन सी सोनेट सीरीज लिखी?
तो 1820 में मेमोरियल ऑफ अ टूर ऑन द कॉन्टिनेंट, 1820 में वर्ड्सवर्थ ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ यूरोप के एक लंबे दौर पर गए थे, एक यात्रा पर गए थे यूरोप के, और इस यात्रा के अनुभव को उन्होंने अपने सोनेट सीरीज में दर्ज किया, जो वहाँ पे उन्होंने अनुभव किया, और जिसका टाइटल क्या था, मेमोरियल ऑफ अ टूर ऑन द कॉन्टिनेंट 1820। इसमें इन्होंने अलग अलग जगहों के जैसे कि बुक्स, राइन रिवर और एल्प्स माउंटेन पर पोयम लिखी। ठीक है, टाइटल यही था। इन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल व्हाट टू सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क मस्ट बर्ट्रम अकम्प्लिश फॉर हेलेना टू एक्सेप्ट हिम। तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में क्या होता है, हेलेना बर्ट्रम को स्वीकार करने के लिए कौन से 2 इम्पॉसिबल काम को पूरे करने मतलब उसको ना क्या करना होगा कि बर्ट्रम को स्वीकार करने के लिए उसके 2 इम्पॉसिबल काम पूरे करने होंगे। तो गेट हिज एंसेस्ट्रल रिंग एंड कंसीव अ चाइल्ड विद हिम। ठीक है, तो इस प्ले में हेलेना जो है वो एक बर्ट्रम मतलब एक बहुत ही रईस, ज़्यादा बहुत ही घमंडी टाइप का बर्ट्रम उससे प्यार करती है, लेकिन बर्ट्रम उसे पसंद नहीं करता। लेकिन जब हेलेना फ्रांस के राजा को अपने चमत्कारी इलाज से ठीक कर देती है तो राजा उसे बर्ट्रम से शादी करने के लिए वरदान देता है। बर्ट्रम उसे शादी करने से बचने के लिए कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। ठीक है, वो उसे अपनी पत्नी तभी स्वीकार करेगा। फिर आगे कहता है, एक शर्त रखता है कि मैं उसे अपनी पत्नी तभी मानूंगा जब उसकी उंगली से, यानी कि मेरी उंगली से मेरी खानदानी अंगूठी वो ले लेगी और मेरे बच्चे से गर्भवती हो जाएगी। जबकि वो खुद कसम खाता है कि मैं कभी उसके साथ, ठीक है, एक तरफ ये कसम भी खाता मैं उसके साथ कभी उसके साथ नहीं रहूँगा। तो देखते हैं कैसे वो शर्त कंप्लीट करती है। कुछ इस तरह था, लेकिन कंप्लीट कर लेती है, क्योंकि ये भी प्ले हेड ट्रिक के लिए जाना जाता है। हेड ट्रिक के लिए नहीं, बेड ट्रिक के लिए जाना जाता है ये भी प्ले। इसमें भी वही बेड ट्रिक होती है जो सिमेट्रिक मेजर फॉर मेजर में होती है, सेम वही बेड ट्रिक इसमें भी होता है। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट द न्यू मनी एंड इंडस्ट्रियल चैलेंज टू द लैंडेड अरिस्टोक्रेटिक इन द स्किन गेम। तो हॉर्न ब्लोअर, ये ध्यान रखना है, स्किन गेम में कौन सा कैरेक्टर है जो नया पैसा और नया वर्ग मतलब नया पैसा न्यू मनी के लिए जाना जाता है, इंडस्ट्रियल चैलेंज के लिए जाना जाता है, तो वो हॉर्न ब्लोअर है स्किन गेम। इन पैराडाइज हॉर्न ब्लोअर जो है ना अभी नया जमींदार बना है, नया पैसा वाला है, और हिल क्रिस्ट जो पहले से है। पैराडाइज लॉस्ट हु इज़ द फर्स्ट टू टेस्ट द फॉरबिडन फ्रूट, तो ईव, सबसे पहले फॉरबिडन फ्रूट कौन खाता है, ईव। इन द इडियट बॉय व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टिटुलर कैरेक्टर मदर, तो बेटी फॉय। ये ध्यान रखना है कि इडियट बॉय में क्या होता है, इडियट बॉय में टाइटल कैरेक्टर की माँ का क्या नाम है, तो बेटी फॉय नाम रहता है। यानी कि इडियट बॉय की माँ का नाम क्या रहता है, बेटी फॉय नाम रहता है, ये ध्यान रखना है। ये वर्ड्सवर्थ की नैरेटिव पोयम है। बेटी फॉय नाम की एक स्नेही माँ की कहानी होती है, अपने जो बीमार पड़ोसी के लिए डॉक्टर लाने के लिए अपने इंटेलेक्चुअल रूप से अपने बेटे जॉनी को रात में तत्काल काम पर भेजती है। तो इस पोयम में क्या दिखाया गया, माँ का प्यार दिखाया गया, चिंता दिखाई गई है। इन द ओपनिंग ऑफ रिचर्ड III, रिचर्ड लेमेंट्स दैट ही इज रूडली स्टैम्प्ड and cannot do what in these weak piping times of peace to prove a lover। ठीक है, रिचर्ड III की शुरुआत में रिचर्ड यहाँ पे लेमेंट करता है कि वो भद्दे तरीके से गढ़ा गया है। ठीक है, एंड वीक पाइपिंग टाइम्स, यानी कि शांति के इन कमज़ोर समय में वो क्या नहीं कर सकता, तो प्रूव अ लवर, एक प्रेमी साबित होना, वो एक प्रेमी साबित होना चाह रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्रेंच गर्ल सोम्स हैज़ अ ब्रीफ फेल्ड अफेयर विद आफ्टर आयरिन लीव्स हिम, तो एनिट लेमोंट। ठीक है, ये नाम याद रखना है कि आयरिन के उसे छोड़ने के बाद सोम्स को जिस फ्रांसीसी लड़की के साथ असफल प्रेम संबंध होता है उसका नाम क्या है, तो एलन लामोट नाम रहता है। ठीक है, आयरिन के चले जाने के बाद सोम्स क्या करता है, फ्रांस की यात्रा करता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक रेस्टोरेंट मालिक की युवा बेटी रहती है जिसका नाम रहता है एनेट लामोट, उससे होती है। वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, उसे शादी करने पर भी सोचता है। What is the name of the angel who wounds Saturn in the great celestial battle, तो भाई माइकल है। ठीक है, माइकल ही होता है जिसने सैटर्न को युद्ध में घायल करने वाला, एंजल का नाम माइकल ही रहता है। वर्ड्सवर्थ पोएम लाउडेमिया डिटेल्स अ क्लासिकल मिथ अबाउट अ वाइफ हु बेग्स टू सी हर हस्बैंड घोस्ट आफ्टर ही इज किल्ड इन विच वॉर, ट्रोजन वॉर। ये भी कहानी बड़ी अच्छी है विलियम वर्ड्सवर्थ की लाउडेमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये पोएम ट्रोजन वार की क्लासिकल कहानी पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें जो कैरेक्टर होता है ना प्रोटोसिलाय, ट्रॉय में मारा जाने वाला पहला ग्रीक योद्धा होता है।
इसकी पत्नी होती है लॉडेमिया। वो इतनी दुखी होती है कि वो गॉडेस से प्रार्थना करती है कि वे उसे कुछ घंटों के लिए अपने पति का भूत देखने दे। तो गॉडेस देवताएं क्या करते हैं, उसकी इच्छा को पूरी करते हैं इसमें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिनिकल फूल इन किंग लियर हु मिस्टीरियस डिसअपियर फ्रॉम द प्ले द फूल? जो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एक सिनिकल फूल है, किंग लियर में आता है, उसके बाद गायब हो जाता है। ये ध्यान रखना है। ये लियर का साथी होता है, काफ़ी पहेलियाँ भी बुझाता है, काफ़ी कड़वे चुटकुले भी बताता है, सच बताता है, मतलब चुटकुलों के माध्यम से ये क्या करता है, सच बताता है। और तूफान में ये लियर के साथ रहता है और मिस्टीरियस तरीके से ये प्ले के बीच में, यानी कि एक्ट 3 और सीन 6 के बाद ये गायब हो जाता है। उसके बाद इसका कोई मेंशन नहीं है। द इंटरल्यूड अवेकनिंग फोकस ऑन द चाइल्डहुड ऑफ विच सेंट्रल कैरेक्टर? तो जॉन फोर्साइड। इंटरल्यूड अवेकनिंग जो है ना, ये किस कैरेक्टर पर फोकस करता है? तो जॉन फोर्साइड पे। इन द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अगेंस्ट प्रीलेटी मिल्टन फर्स्ट आउटलाइंस हिज एम्बिशन टू राइट व्हाट ग्रेट वर्क तो एन इंग्लिश एपिक पोयम। ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। In the preface to Lyrical Ballads, Wordsworth claimed the poet is different from other men only by a degree of what quality? तो sensibility, ठीक है। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में इन्होंने क्या बताया, क्या दावा दिया है? तो प्रीफेस टू लिरिकल जो बैलेट्स है, इसमें वर्ड्सवर्थ तर्क देते हैं कि पोएट कोई विशेष प्रकार का पर्सन नहीं होता है। इन्होंने इसमें बताया कि जो पोएट होते हैं वो भी आम इंसान की तरह ही होते हैं। वो कोई बहुत स्पेशल पर्सन नहीं होता जो पोएट होता है, बल्कि वो भी होता है क्या, मनुष्य से बात करने वाला ही मनुष्य होता है। बस उसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि पोएट में थोड़ी सेंसिबिलिटी, थोड़ा इंथुजियास्टिक, टेंडर की मात्रा अधिक होती है बाकी इंसानों से, बस थोड़ा डीपर नॉलेज का होता है। हु इज़ द बोस्टफुल एंड कवर्डली स्पेनिश ब्रैगरेट इन लव्स लेबल लॉस्ट? तो यहाँ पे लव्स लेबल लॉस्ट में सेखी बघारने वाला कायर स्पेनिश डिंगेबाज कौन है? तो डॉन एड्रियानो डी अर्मेडो है, ठीक है। ये जो है डॉन एड्रियानो डी अर्मेडो, ये शेक्सपियर की शुरुआती कॉमेडी का एक ऐसा कैरेक्टर है, स्पेनिश विजिटर्स है, जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करता है, लेकिन अंदर से ये बहुत ही कायर है। तो ये जो कैरेक्टर है ना, ये उस समय के दिखावटी जो कोर्टियर थे उन पर एक व्यंग्य, यानी कि उस समय के जो कोर्टियर थे, जो दरबारी थे, वो इसी तरह थे। तो शेक्सपियर ने उनका मजाक बनाने के लिए ऐसे कैरेक्टर को क्या किया है, क्रिएट किया है। गोल्सवर्दी का नॉवल है फ्रेटर्निटी एक्सप्लोर द सोशल डिवाइड बिटवीन द वेल्दी एंड द पुअर थ्रू विच टू फैमिलीज? तो गोल्सवर्दी का जो नॉवल है फ्रेटर्निटी, वो किन दो परिवारों के माध्यम से अमीरों और गरीबों के बीच एक सामाजिक विभाजन की पड़ताल करता है? तो डेलिशन कौन रहते हैं? ये अपर क्लास के लोग होते हैं। और द हिल्स, ये कौन होते हैं? ये लोअर क्लास के लोग होते हैं। तो दोनों परिवार के बीच की चीज़ों को दिखाते हैं। इस नॉवल में लंदन के अमीर और गरीब के बीच एक गहरी खाई को एड्रेस करते हैं, मतलब ये नॉवल दिखाता है। ये दो परिवार के जीवन पर सेंटर्ड होता है। एक तरफ है डेलिसन जो कि अमीर परिवार है, और दूसरी तरफ हिल्स परिवार है जो कि बहुत गरीब परिवार है, ठीक है, जिनकी वो मदद करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। विच डेमन इन द ग्रेट डिबेट इन हेल प्रपोजेस दैट द फॉलन एंजल सिंपली मेक अ न्यू वर्ल्ड फॉर देमसेल्फ इन हेल? तो मैमन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है मतलब हेल में कौन सा डेमन है? हेल में महान बहस में कौन सा डेमन ये प्रस्ताव रखता है कि फॉलन एंजल को नर्क में ही, यानी कि हेल में ही अपने लिए एक नई दुनिया बनानी चाहिए। तो वो मैमन देता है, मैमन तर्क देता है कि उन्हें ईश्वर से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो कभी ईश्वर से जीत नहीं सकते। इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? इसके बजाय ये प्रस्ताव मतलब एक प्रस्ताव रखता है कि उन्हें हेवन को भूल जाना चाहिए और हेल में ही अपना एक शानदार साम्राज्य बनाना चाहिए। विच पोएम रिफ्लेक्ट ऑन अ पेंटिंग ऑफ अ कैसल बाई सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट? तो एलिजियाक स्टैंजास सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टॉर्म? ये ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी पोएम है जो सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट द्वारा बनाए गए एक महल के पिक्चर पर चिंतन करती है? तो यही है। वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी है अपने भाई जॉन की एक जहाज दुर्घटना की डेथ के बाद लिखी थी, ठीक है। ये इनके भाई की डेथ हो गई थी, एक जहाज दुर्घटना हो गया था, उसके बाद इन्होंने ये पोएम लिखी थी। ये पोएम इनके दोस्त सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट द्वारा बनाई गई पील कैसल की एक पेंटिंग पर बेस्ड है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि अपने भाई की डेथ से पहले वो इस महल को एक शांत जगह के रूप में देखते थे, लेकिन अब गहरे दुख का अनुभव करने के बाद जब भाई की डेथ हो गई
तो वो क्या देख रहे हैं कि गहरे दुख का अनुभव करने के बाद वो इसे केवल वैसे ही देख सकते हैं जैसे कि पेंटिंग में है। What is the name of the rebellious Welsh leader who allied with Hotspur against King Henry IV? तो ओवेन ग्लैंडोवर, ये ध्यान रखना है, ओवेन ग्लैंडोवर। उस विद्रोही वेल्श नेता का क्या नाम है जो राजा हेनरी फोर्थ के खिलाफ हॉटस्पर के हाथ मिला लेता है हॉटस्पर से, तो उसका नाम ओवेन ग्लैंडोवर रहता है। What is the name of the managing clerk in Soames law firm who embodies loyalty and tradition? तो ग्रैडमैन। सोम्स की कानूनी फर्म में उस मैनेजिंग क्लर्क का क्या नाम है जो वफादारी और परंपरा का प्रतीक है? तो ग्रैडमैन नाम है। ग्रैडमैन कौन होता है? ये सोम्स फोर्साइट की कानूनी फर्म में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, बहुत ही वफादार है, बहुत ही ओल्ड मैन, मतलब एक बुजुर्ग क्लर्क है। ठीक है। द कंपेनियन पोएम्स एल एलेग्रो इल पिंसेरिसो एक्सप्लोर द कंट्रास्टिंग टेम्पेरामेंट्स ऑफ वॉट, तो मर्थ एंड मेलनकली। ठीक है, इन दोनों की मर्थ यानी कि एल एलेग्रो में ये मर्थ को बुलाते हैं, इल पिंसेरिसो में मेलनकली को। What is the name of the character in the ruined cottage who recount the tragic story of Margaret the Wanderer? ये ध्यान रखना है, दी वॉन्डरर। ठीक है, द रूइन कॉटेज में उस कैरेक्टर का क्या नाम है जो मार्गरेट की दुखद कहानी को सुनाता है? तो दी वॉन्डरर मतलब घुमंतु फेरी वाला। ये जो पोयम है ना, जिसे बाद में वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक लॉन्ग पोयम एक्सकर्जन में शामिल, पहले तो रूइन कॉटेज, ये ध्यान रखना है, ये जो रूइन कॉटेज है ना, द रूइन कॉटेज, पहले ये क्या है, इंडिविजुअल पोयम आई, बाद में वर्ड्सवर्थ ने इसे किसमें शामिल किया, द एक्सकर्जन में इसको शामिल कर दिया था। ठीक है, तो इसमें एक फ्रेम नैरेटिव है, यानी कि कहानी के भीतर कहानी, इसमें ये यूज़ करते हैं। तो मुख्य कहानी जो है, जो मेन स्टोरी है, वो मार्गरेट नाम की एक महिला की दुखद मतलब ट्रेजिक डिक्लाइन की कहानी है। ये कहानी नरेटर, यानी कि नरेटर को एक अन कैरेक्टर जिसे दी वॉन्डर कहा गया है, जिसे एक फेरी वाले के रूप में जाना जाता है, उसके द्वारा कहानी बताई जाती है, जो मार्गरेट को पर्सनल रूप से जानता है, वो वॉन्डरेट बताता है। दी वॉन्डरर ही कम मार्गरेट के बारे में बताता है। इन सिम्बलिन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चेस्ट एंड वर्चुअस वाइफ ऑफ पॉस्थुमस लिनोटस? तो इमोजन। सिम्बलिन में पॉस्थुमस लिनोटस की पवित्र और गुड़ी पत्नी का नाम क्या है? तो इमोजन है। इमोजन कौन रहती है? ये सिम्बलिन की हीरोइन है, राजा सिम्बलिन की बेटी है, पॉस्थुमस लिनोटस की वफादार पत्नी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी दैट फॉर्म द बैकड्रॉप फॉर मच ऑफ सोम्स प्रोफेशनल लाइफ? तो कॉनसर्स एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, उस बीमा कंपनी का क्या नाम है जो सोम्स के पेशेवर जीवन की बैकग्राउंड का एक बड़ा हिस्सा है? तो दी कॉनसर्स एंड जनरल कंपनी। सोम्स फोर्साइट की पहचान केवल एक लॉयर के रूप में नहीं है, बल्कि एक बीमा कंपनी के बोर्ड सदस्य के रूप में भी है। ये एक बीमा कंपनी के बोर्ड सदस्य भी है। तो दी कॉनसर्स एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम फोर्साइट परिवार के प्रॉपर्टी, आर्ट और धन के संरक्षण के प्रति लगाव को दिखाता है। ठीक है, कॉनसर मतलब क्या होता है? कला का पारखी, है ना। What physical object in the Garden of Eden in the instrument of Adam and Eve downfall? तो the fruit of the tree knowledge, यही तो बना था, है ना, यही तो बना था उनका फिजिकल ऑब्जेक्ट। गार्डन ऑफ ईडन का वो फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या था? इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एडम इन डाउनफॉल का कारण यही बना था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, द पोएम है गुडी ब्लैक एंड हैरी गिल्ड इज सबटाइटल अ ट्रू स्टोरी एंड इलस्ट्रेट द सपोज फिजिकल इफेक्ट ऑफ व्हाट? तो अकर्स। ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है गुडी ब्लैक एंड हैरी गिल। ये जो पोएम है ना, गुडी ब्लैक एंड हैरी गिल का जो सब टाइटल है, सब टाइटल इसका क्या है? अ ट्रू स्टोरी। ये किस चीज़ के शारीरिक प्रभाव को दिखाता है? तो क्या है? कर्ज है। लिरिकल बैलेट्स की ये पोएम, ये लिरिकल बैलेट्स में ही आती है। ये पोएम जो है एक गरीब बूढ़ी औरत की गुडी ब्लैक की कहानी बताती है, जो अमीर किसान हैरी गिल के खेत से लकड़ियाँ चुराते हुए पकड़ी जाती है, जो वो गुडी ब्लैक होती है। जब हैरी उसे पकड़ता है तो वह उसे क्या कर देती है? कर्ज दे देती है, और फिर वो कभी गर्म ना महसूस, ये कर्ज देती है, अभिशाप देती है, वो कभी फिर गर्मी महसूस ना कर पाए। और उसी मोमेंट हैरी को क्या हो जाता है? एक लाइलाज ठंड लगने लग जाती है, जो कभी दूरी नहीं होती है। Who is the witty and sharp-tongued lady in Waiting to the Princess of France in Love's Labour Lost? तो रोजालिन, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लव्स लेबर लॉस्ट में फ्रांस की राजकुमारी की हाजिर जवाब और तेज तर्रार वाली सेविका कौन है? तो रोजालिन रहती है। इस प्ले में फ्रांस की राजकुमारी अपनी अटेंडेंट के साथ नवार के राजा के दरबार में आती हैं, और रोजालिन जो है वो राजकुमारी की सबसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब सेविका है, अटेंडेंट है।
ठीक है, लेडी इन वेटिंग है। वे राजा के दरबारी बेरोन के साथ वॉर ऑफ विट्स में भाग लेती है। नेक्स्ट पे आएंगे। इन द प्ले एस्केप व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट मैट डिनेंट बिफोर ही इज इन प्रिजन। तो एस्केप प्ले में जो हीरो है मैट डिनेंट का जेल जाने से पहले क्या पेशा था, तो अ जेंटलमैन ऑफ लेज्योर, फॉर्मर आर्मी कैप्टन थे वो, मतलब एक आरामदायक व्यक्ति थे, पहले वो एक आर्मी कैप्टन थे। ठीक है, तो प्ले में जो एस्केप है ना, इनका जो प्ले है एस्केप, इसका हीरो जो है मैट डिनेंट है। जेल जाने से पहले ये एक फॉर्मर आर्मी कैप्टन होता है और उसके पास अपनी जीविका के लिए पर्याप्त साधन रहते हैं, इसलिए वो कोई काम वाम नहीं करता, उसका यही जीवन है। तो उसे एक भगोड़े के रूप में और भी ड्रामेटिक सिचुएशन में डाल देता है। पैराडाइज रीगेन व्हाट इज़ द फाइनल टेम्पटेशन शैटन ऑफर टू जीसस टू कास्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द पिनेकल ऑफ द टेम्पल। ये फाइनल होता है ना। पैराडाइज रीगेन में जो शैटन है वो क्राइस्ट को अंतिम प्रलोभन क्या देता है, खुद को मंदिर के शिखर से नीचे फेंकने को। तो मिल्टन की ये छोटी सी एपिक है, फोर बुक्स में है। शैटन जीसस क्राइस्ट को कई प्रलोभन देता है, ठीक है, कई टेम्पटेशन देता है। जब भोजन, धन, शक्ति, काफ़ी, जब ये सारी चीज़ें उसको टेम्प्ट करने के लिए देता है, लेकिन वो विफल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो शैटन क्या करता है, अपनी अंतिम लास्ट कोशिश करता है, क्राइस्ट को क्या करता है, यरूशलेम के मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाता है और उसे नीचे कूदने की चुनौती देता है, ये कहते हुए कि अगर धर्म ग्रंथ के अनुसार उसे कोई एंजल उसे बचा लेंगे। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, जीसस क्राइस्ट ईश्वर की परीक्षा लेने से इनकार कर देते हैं। इस प्रकार वो जो लास्ट टेम्पटेशन पे भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। इन विच बुक ऑफ द प्रील्यूड डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब हिज टाइम एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो बुक 3, ठीक है, प्रील्यूड के किस बुक में वर्ड्सवर्थ ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने समय के बारे में बताया है, तो बुक 3 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिटर एंड मिसएंथ्रोपिक लॉर्ड हु रिट्रेट्स फ्रॉम एथेनियन सोसाइटी। तो टाइमन ऑफ एथेंस। ठीक है, ये क्या बेचारा ऐसा रहता ना, टाइमन एक मतलब इस ट्रेजेडी का टाइटल कैरेक्टर है टाइमन। प्ले की शुरुआत में क्या होता है, ये एथेंस का बहुत अमीर और बहुत ही दयालु व्यक्ति होता है, अपने दोस्तों के ऊपर काफ़ी पैसा भी खर्च करता है, और जब इसके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो ये क्या, और इसके सभी दोस्त इसे छोड़ के चले जाते हैं, तो इसको लगता है मेरे साथ धोखा हुआ है, तो ये क्या करता है, मानवद्वेषी हो जाता है, यानी कि मनुष्य से ही नफरत करने लग जाता है, मिसएंथ्रोप हो जाता है और समाज को कोसते हुए गुफा में रहने चला जाता है। इन अ मॉडर्न कॉमेडी व्हाट पॉलिटिकल पार्टी डज माइकल मॉन्ट रिप्रेजेंट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कंजर्वेटिव, टोरी, ये ध्यान रखना, ऊपर हमने पढ़ लिया था ये वाला। नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज़ द फादर ऑफ सिन इन पैराडाइज लॉस्ट। तो शैटन, ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ सिन इन पैराडाइज लॉस्ट। तो सिन के फादर कौन है, शैटन है। विच ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम इज रिटन इन द डिफिकल्ट स्पेंसर स्टैंजा फ्रॉम द फीमेल बैकग्राउंड। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम है जो स्पेंसर स्टैंजा में लिखी गई है, तो द फीमेल बैकग्राउंड, ये याद रखना है। ठीक है, स्पेंसर स्टैंजा बहुत ही जटिल है, 9 लाइन का स्टैंजा है जिसका इन्वेंट किसने किया, एडमंड स्पेंसर ने, और इसमें लिखना बहुत मुश्किल माना जाता है। तो वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएट्री द फीमेल बैकग्राउंड के लिए इसी स्टैंजा का यूज़ किया है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफॉर्म्ड एंड विटुप्रेटिव स्लेव ऑफ एपेमेंटस इन टाइमन ऑफ एथेंस। टाइमन ऑफ एथेंस में एपेमेंटस के विकृत और सिनिकल दास का क्या नाम है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना है, इसका जो आंसर हो जाना, मतलब प्ले में जो एपेमेंट्स है ना वो एक सिनिकल दार्शनिक ही है, उसका कोई स्वामी नहीं है। शुरुआत में वो क्या होता है, शुरुआत में वो मानव जाति से नफरत करता है, टाइमन के विपरीत जो विश्वासघात के बाद ऐसा बनता, तो एपेमेंट्स का कोई दास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका स्लेव कौन होता है, एपेमेंट्स का कोई नहीं होता है, नॉट अ स्लेव ओनर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओल्ड चेरिश हॉर्स बिलोंगिंग टू द हेलक्रिस्ट फैमिली, द स्किन गेम, द ओल्ड ग्रे मेयर, ये ध्यान रखना है। द स्किन गेम में क्या होता है, हिलक्रिस्ट परिवार के पुराने प्रिय घोड़े का नाम क्या है, तो बूढ़ी धूसर घोड़ी, द ओल्ड ग्रे मेयर। इस प्ले में ना हिलक्रिस्ट परिवार अपने ज़मीन और अपने परंपराओं से बहुत जुड़ा हुआ है। जो हिलक्रिस्ट परिवार है उनकी बूढ़ी धूसर घोड़ी यानी कि ओल्ड ग्रे मेयर इस जीवन शैली का सिंबल है। जब हॉर्न ब्लोअर उनकी ज़मीन के बगल में कारखाने बनाने की धमकी देता है तो ये केवल उनके दृश्य के लिए नहीं, यानी कि उनके सीन के लिए ही नहीं, बल्कि उस घोड़ी द्वारा दर्शाए गए
पूरे ट्रेडिशनल जीवन के लिए खतरा है। तो प्ले में घोड़ी का कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया गया, बस ओल्ड ग्रे मेयर कहा गया है, ठीक है, कोई नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेथफुल एंजल हु रिमेन्स लॉयल टू गॉड एंड स्कॉन्ड बाय शैटन इन हिज सोलिलोक्वी ऑन माउंट निफेट्स। तो उस यहाँ पे पूछा जा रहा है उस फेथफुल एंजल का क्या नाम है जो ईश्वर के प्रति काफ़ी वो लॉयल रहा है, जिसे शैटन माउंट निफेट्स पर अपने सोलिलोक्वी में धिक्कारता है। तो एब्डियल है, ठीक है। इन द पोयम नटिंग द स्पीकर डिस्क्राइब्स अ यूथफुल एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव वायलेशन अगेंस्ट वॉट, तो प्रिस्टीन ग्रोव ऑफ हेजल ट्रीज। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पोयम नटिंग में, नटिंग इनकी जो पोयम है वर्ड्सवर्थ की ना, पोएट किस चीज़ के खिलाफ अपने यूथ के विनाशकारी उल्लंघन के वर्क के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अपने जब वो युवावस्था में थे, अपने जब यूथ डेज में थे, तो उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जो बाद में उनको उसके लिए पछताना पड़ा। तो हेज़ल के पेड़ों का एक अछूता। इस पोयम में इन्होंने क्या बताया जानते हो, वर्ड्सवर्थ बचपन की एक याद के बारे में बताते हैं। जब वो हेज़ल नट्स इकट्ठा करने के लिए जंगल में गए थे, उन्हें हेज़ल पेड़ों का एक सुंदर पेड़ मिलता है, काफ़ी एक बागीचा मिलता है, और ये उस समय अपनी यूथ डेज में थे, बहुत ही विचारहीन थे, विनाशकारी जोश में थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही बेरहमी से उन शाखाओं, उनकी डालियों को तोड़कर उस पेड़ों को तहस नहस कर देते हैं। तो बाद में उन्हें इसका गिल्ट भी होता है, महसूस करते कि उन्होंने नेचर की कोमल आत्मा का उल्लंघन किया बाद में, और कितने बड़े नेचर पुजारी बन जाते हैं। तो ये था आपका, बस इतना ही था। अब हम इसके 6 पार्ट में आएंगे, 5-10 से लेके 5-11। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जितनी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसका क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।